हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है फिर से आपका जीपीडब्ल्यू में। फिर से आ गए नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे जीपीडब्ल्यू तैयारी करा रहा है आपको झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए सेकेंड पेपर फिजिक्स के लिए। ओके, चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो सेंटर ऑफ मास लगा लेकर के। लेकिन इससे पहले, अगर आप लोगों ने इससे पहले जो सेंटर ऑफ मास का जो फर्स्ट वीडियो था, लेक्चर 1 था, उसको नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, है ना। तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो लेक्चर आने वाला है, इसमें जो हम ट्रिक बताने वाले हैं, इसमें जो क्वेश्चंस को विद इन मिनट सॉल्व करने का जो ट्रिक बताने वाले हैं, उसको आप इजी वे में समझ पाओगे। वहां पे मैंने डिटेल में बताया था कि टू बॉडी सिस्टम को, है ना, टू पार्टिकल सिस्टम, है ना, जैसा कि यहाँ पे है टू पार्टिकल सिस्टम, तो वहां पे डिटेल में मैंने बताया टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो उस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई के लास्ट वीक में एग्जाम होने वाला है और इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है ना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया तो तैयारी स्टार्ट कर दें, शॉर्ट नोट्स बना लें, प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करें, कैसे अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। अगर आप प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन नहीं करते, प्लानिंग के साथ आप मेहनत नहीं करते, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। जैसा कि आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस आने वाले, 150 क्वेश्चंस में से आपको मिनिमम 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, है ना, ये क्राइटेरिया है। तो 75 क्वेश्चन सॉल्व करना ये कम बड़ी बात नहीं है, काफी टफ होता है ना। ऐसे केसेस में हम मेरी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, है ना। तो रेडी है, चलते हैं इसका टॉपिक आज लेकर के यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। आज बस ट्रिक बताने वाले, और ऐसा ट्रिक कि एक सवाल को विद इन मिनट, 1 मिनट के अंदर कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक को अप्लाई करके, है ना। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल 4 ऑप्शंस रहेगा, उसमें से एक सही होगा, है ना। तो वैसे केसेस में आप अगर लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते सवाल को तो फिर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे, है ना, आपसे कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे। वैसे केसेस के लिए, वैसे कंडीशंस के लिए, वैसे टाइम के लिए कि हमको कैसे कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे ट्रिक बताने वाले हैं। आप इस वीडियो में बने रहें और ट्रिक सीखें कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को विद इन मिनट सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम के लिए बात करते हैं। यहाँ पे ट्रिक बताने वाले, है ना। जैसा कि पिछले वीडियो में था कि सेंटर ऑफ 2 मास लेकर के समझाए थे ना, फिर अलग अलग मासेस लेकर के समझाए थे, फिर वैल्यू लेके वहां पे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करके बताए थे। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 मास है, M1 और M2, 2 मास है। ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे सपोज कर लेते हैं R डिस्टेंस पे। क्या है? R डिस्टेंस पे मेरे पास 2 मास है, M1 और M2, दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ऑरिजिन मानना होता है ना। आप किसको ऑरिजिन ले रहे हो, इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप M1 को ऑरिजिन ले रहे हो तो यहां से कितना डिस्टेंस पे मेरा सेंटर ऑफ मास आएगा। अगर आप M2 को ऑरिजिन ले रहे हो, यहां से कितना डिस्टेंस पे मेरा सेंटर ऑफ मास आएगा। बट एक ट्रिक ये है कि जो मास बड़ा होगा, जो मास बड़ा होगा उसके तरफ होगा सेंटर ऑफ मास। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझना है। ये ट्रिक है चेक करने का। अगर सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर मेरा जो मास बड़ा है उसके तरफ ना आके जो स्मॉलर मास है उसकी तरफ आ जा रहा है, तो फिर वहां पे चेक कर लेना मेरा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन, कहीं ना कहीं मेरा सॉल्व जो कर रहा है वो गलत हो रहा है ना। तो ऐसे केसेस में वहां पे रुक जाना है और चेक कर लेना है आपको कि आप जिस मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हो, आप जो सॉल्व कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं एरर आ चुका है। ओके, क्या आ चुका है? एरर आ चुका है, उसको सॉर्ट आउट करना है वहां पे। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, अगर इसको हम लोगों ने ऑरिजिन ले लिया, किसको लिया? इसको ऑरिजिन ले लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहां से हम कितना दूर चले? R, और y का 0 हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे XCOM, इसको ऑरिजिन मान के हम बढ़ रहे हैं आगे, तो XCOM जो होगा वो क्या हो जाएगा? M1 X1 M2 X2 अपॉन M1 प्लस M। ओके, तो यहां पे X1, इसको अगर X1 X2 कर ले रहे हैं, तो X1 मेरा क्या होगा? 0। इट मींस ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे M2
और x2 की जगह पे क्या रखना है, r रखना है अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 r अपॉन m1 प्लस m2, ओके ना, m1 प्लस m2। अगर इस ये आया यहां से m1 से कितना दूर होगा, m2 r अपॉन m1 प्लस m2। इसको हम सपोज कर लेते हैं ये r1 इट मींस ये r1 इक्वल टू क्या आ गया मेरा, ये टर्म आ गया m2 r अपॉन m1 प्लस m2, ओके ना। फिर नेक्स्ट टाइम यहां पे देखते हैं, नेक्स्ट टाइम यहां पे हम इस चीज को देखते हैं, अगर m2 को यहां पे कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, है ना, ये m1 है मेरा, यहां से कितना दूर है मेरा, r डिस्टेंस पे क्या है मेरा, m2 है। अगर इसको कोऑर्डिनेट मान लेते तो क्या आता है, देख लेते हैं इसको। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0, क्योंकि इसको ऑरिजिन माना है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r 0 हो जाएगा, है ना। इसके लिए जब हम अप्लाई करते हैं XCOM तो क्या हो जाएगा, m1 x1 ओके, m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके ना। अब यहां पे क्या देखा मैंने, m1 और x1 की जगह पे क्या होगा, x1 की जगह पे क्या होगा मेरा, यहां पे देख लेते, x1 की जगह पे क्या होगा मेरा, एक्चुअल में ऑरिजिन इस बार इसको माना है ना, x1 तो यहां पे ले लेंगे ये, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा यहां पे कि एक मिनट देख लेते हैं, यहां पे इसका ऑरिजिन माना है 0 0 ना, चलो ओके। तो m1 x1 की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, m1 m2 x2, ओके ना। तो यहां पे मेरे लिए ये सेकेंड मास है, ये मेरे फर्स्ट मास है, ये मेरे लिए सेकेंड है। तो यहां पे हम m1 के लिए जब लिखेंगे, m1 के लिए ये कोऑर्डिनेट लिखाएगा, तो m1 r प्लस और इधर m2 और x2 के लिए पे क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था कि अगर यहाँ m2 के लिए ये कोऑर्डिनेट है, ओके ना, और m1 के लिए ये कोऑर्डिनेट है, जब m1 के लिए लिखेंगे तो m1 r लिखेंगे, ओके ना, और जब m2 के लिए लिखेंगे तो m2 0 लिखेंगे। ये चीज समझना होगा, क्योंकि ऑरिजिन इसको माना है, ऑरिजिन इस बार किसको माना है, m2 को माना है ना। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फिर वरना गलत हो जाएगा, ओके ना। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, m1r, तो मेरा फाइनली क्या है, m1r m1 प्लस m2 XCOM, ओके ना। अब यहां पे ऐसे केसेस में यहां से हम मान लेते हैं ये R2 डिस्टेंस है, इस XCOM का नाम क्या दे दिए, R2। तो R2 इक्वल टू मेरा क्या हो जाता है, m1r m1 प्लस m2, ओके ना। यहां पे अब समझा रहे हैं, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक आने वाला है यहां पे, जो कि आपको सॉल्व कराएगा क्वेश्चंस को विद इन मिनट। अब यहाँ पे R2 जो मेरा दिख रहा है, ये जो हम जिसको R2 सपोज कर लिए, यहाँ से R2 सपोज कर लिए सेंटर में, और यहाँ से R1 सपोज कर लिए थे, जो एक्सियोम आया था उसी का नाम, इस केसेस में जब इसको ऑरिजिन माना था, यहाँ पे इसको जब ऑरिजिन माना था, यहाँ से R1 सपोज कर लिए, और जब M2 को ऑरिजिन माना तो यहाँ से R2 सपोज कर लिए यहाँ पे, ओके ना। तो मेरा R1 कितना आया, m2r अपॉन m1 प्लस m2, R2 कितना है, m1r। अब यहाँ पर दोनों को देख रहे हैं ना, एक चीज यहां पे देख रहे हैं कि मेरा R2 जो है, R2 में अगर यहां पे हम M2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ओके ना, M2 R2 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, M2, और R1 में जो हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं वो M1 कर दे रहे हैं। समझ में आना चाहिए, है ना, कुछ नहीं कर रहे, बस यहां पे मैंने क्या किया, M2 मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे मैंने क्या किया, M1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे दिख रहा है कि ये M1 M2R, ये क्या आ गया, M1 M2R अपॉन M1 प्लस M2, और इसमें जो M1 मल्टीप्लाई किया था, M1 M2R M1 प्लस M2। अब ये दोनों टर्म क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है, यहां पे इक्वल हो जा रहा है ना। ये कब इक्वल हुआ, जब R2 के साथ M2 मल्टीप्लाई किया, जब R2 के साथ M2 मल्टीप्लाई किया और R1 के साथ M1 मल्टीप्लाई किया। अब फाइनली एक ट्रिक आ चुका है यहां पे। ट्रिक क्या आया कि हम इसको लिख सकते हैं M1R1 इक्वल टू M2R2। फाइनली एक ट्रिक आ चुका है, मैंने यहां पे बता दिया अच्छे से कि M1R1 इक्वल टू M2R2 कैसे आया, है ना। तो यहां पे पहली बार क्या किया था, M1 को ऑरिजिन माना था, सेकेंड टाइम क्या किया था, M2 को ऑरिजिन माना। तो जब M1 को ऑरिजिन माना तो उसके अकॉर्डिंग ये आया था मेरा सेंटर ऑफ मास M1 से, इसको R1 ले लिया मैंने। जब M2 को ऑरिजिन माना तो उसके अकॉर्डिंग क्या आया, ये आया, और यहां से
मेरा डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या मान लिया था, R2 मान लिया था। अब यहाँ पे दोनों तरफ R2 में मैंने क्या किया, M2 मल्टीप्लाई कर दिया, R1 में क्या किया, M1 मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ना। अब यहाँ पे फाइनली दोनों टर्म क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये कब पॉसिबल हुआ, कब ये इक्वल हुआ, जब R2 के साथ M2 मल्टीप्लाई किया और R1 के साथ M1 मल्टीप्लाई किया, R1 के साथ नेक्स्ट टर्म जो M1 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो मेरा क्या हो जाता है, टर्म इक्वल हो जाता है। इट मींस ये मेरा एक ट्रिक आया। अब बोलिए अप्लाई कहां पे करना है, किन कंडीशंस में अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना है, कब इसका यूज होगा, इसको समझना है। इसको समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है कब अप्लाई करना है। ये अप्लाई करने का तरीका क्या है, अगर दो मासेस के बीच में डिस्टेंस ना दिया हुआ हो, अगर दो मासेस के बीच में डिस्टेंस ना दिया हुआ हो, अगर एक मास को मूव कर रहे लेफ्ट या राइट और सेंटर ऑफ मास अपने जगह पे फिक्स रहे, तो दूसरे मास को किधर मूव करना है, वैसे केसेस में ये अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं यहाँ पे अच्छे से, है ना। इसको अगर आप लोगों ने अभी तो नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन कर ले, नोट्स बना ले, ऐसे शॉर्ट सब ट्रिक जो कि आपको जो न्यूमेरिकल्स आने वाले इससे रिलेटेड वहां पे सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे, इसको आगे बढ़ाते हैं ना। इस ट्रिक को अप्लाई कब करना है, ये तो मेरा आ गया M1 R1 इक्वल टू M2 R2। ओके ना, इसको अप्लाई कैसे करना है, तो यहां पे हम अप्लाई कैसे करना है, ये मेरा प्रूफ हो गया था कि M1 R1 इक्वल टू M2 R2। ये मेरा ट्रिक है कब अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल एक M1 मास है और M2 एक मास है, कितना, M1 और M2। अब अगर M1 को, फॉर एग्जाम्पल M1 को अगर इधर R1 मीटर शिफ्ट करें, ओके ना, M1 को क्या करे, लेफ्ट साइड क्या करे, R1 मीटर शिफ्ट कर रहे, और सेंटर ऑफ मास अपने जगह पे कहीं फिक्स रहे, सपोज करते हैं यहां पे वो अपने जगह पे फिक्स रहे। ओके ना, हम क्या किए, M1 को लेफ्ट साइड R1 मीटर फिक्स कर रहे और सेंटर ऑफ मास अपने जगह पे फिक्स रहे, तो M2 को किधर और कितना मूव करना होगा, है ना। M2 को किस डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट, किधर मूव करना होगा और कितना करना होगा, कितना मीटर। ऐसे केसेस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, ये ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में आपको यहाँ पे M1 M2 के जगह पे वैल्यू दिया हुआ रहेगा, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ रहेगा। समझ में आया कि दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस गिवन नहीं रहेगा। ऐसे केसेस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ना। जब डिस्टेंस गिवन रहता है तो वैसे कंडीशंस में, वैसे केसेस में सेंटर ऑफ मास निकालना इजी रहता है। आप किसी भी मास को ऑरिजिन मानो, पुट करो, आप सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लो। लेकिन ऐसे केसेस में जब दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस ना गिवन हो, एक को मूव करा रहे हैं कुछ मीटर, तो दूसरे को किधर कितना मूव कराना होगा, वहां पे ये ट्रिक काम देने वाला है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाला है यहाँ पे, इसको समझना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, M1 मेरे पास अगर 6 kg है, कितना है, 6 kg, और M2 क्या है मेरा, M2 क्या है मेरा, 2 kg है, क्या है, 2 kg। ओके ना, M2 क्या है मेरा, 2 kg, और यहां पे M2 को क्या कर रहे हैं, 2 मीटर राइट मूव करा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, इधर राइट साइड 2 मीटर इसको M2 को मूव करा रहे हैं राइट साइड में। अब M1 को किधर और कितना, है ना, M1 को किधर और कितना, मतलब लेफ्ट या राइट, और कितना मीटर मूव करना होगा ताकि सेंटर ऑफ मास अपने जगह पे, जिस जगह पे पहले था वहीं पे फिक्स रहे। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे समझना, है ना, कि सेंटर ऑफ मास पहले जहां पे था वहीं पे रहे, वो मूव ना करे। अब यहां पे सवाल आता है, एक ट्रिक है कि जो मास बड़ा होता है सेंटर ऑफ मास उसके पास होता है। ओके ना, ये चीज समझना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे M1 तो बड़ा है मेरा, 6 kg है, सेंटर ऑफ मास इसके ही कहीं ना कहीं करीब होगा। यहां पे मान लेते, यहां पे सपोज कर लेते, यहां पे इसके पास होगा। लेकिन यहां पे ये कंडीशन, सवाल क्या कह रहा है
कि सेंटर ऑफ मास अपने जगह पे फिक्स रहे, यहां पे सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, और m2 को मूव कर रहे हैं 2 मीटर राइट। तो ऐसे केसेस में हम इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं यहां पे क्या होता है ना, क्या होता है। अब यहां पे देख रहे हैं कि मेरे पास फॉर्मूला क्या है, m1r1 m2r2, m1r1 m2r2। कहने का मतलब है कि r1 को फाइंड आउट करना है, ठीक है, r1 को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहां पे देख लेते हैं कि m1 कितना है 6, r1 को फाइंड आउट करना है, m2 कितना है 2, और इसको मूव कितना करा रहा है 2 मीटर। तो r1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 6, 4/6, 2/3, 2/3 मीटर। कितना का है 2/3 मीटर। अब यहां पे सवाल यह आता है कि 2/3 मीटर मतलब m1 को जो मूव करेंगे वो किस साइड करेंगे, है ना, किस साइड करेंगे। इसको मैंने क्या किया 2 मीटर इधर कर दिया, सेंटर ऑफ मास अपने जगह पे है, 2/3 मीटर किधर करना होगा, सवाल ये आया। सेंटर ऑफ मास अपने जगह पे है, तो 2/3 मीटर इसको जब इसको इधर किया तो 2/3 मीटर इसको लेफ्ट मूव करना होगा, तब ये क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास अपने जगह पे रहेगा, है ना। क्योंकि ये डिस्टेंस अपने से बढ़ के 2 मीटर इधर चला गया, तो यहां पे ये वाला मास होगा कितना 2.2/3 मीटर, ये लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो सेंटर ऑफ मास अपने जगह पे फिक्स रहेगा। अब यहां पे कुछ इस ट्रिक में कुछ प्रॉब्लम कि डायरेक्शन कैसे पता करें, डायरेक्शन के लिए कोई और ट्रिक है क्या, लेफ्ट करे या मूव करे, राइट करे। तो यहाँ पे एक ट्रिक था कि जो मास वाला उसके पास रहे, ये क्या किया 2 मीटर इधर हो रहा था, तो इसको क्या किया 2/3 मीटर इधर कर दिया, सेंटर ऑफ मास अपने जगह फिक्स रहा। यहाँ पे अब डायरेक्शन अगर पता करना है तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं, है ना, कि डायरेक्शन कैसे पता करें, हमको जब सॉल्व करें वहीं से हमको डायरेक्शन मिल जाए, है ना। तो वैसे केसेस के लिए भी हम यहाँ पे ट्रिक बताने वाले। अब वीडियो में बने रहें और यहाँ पे सीखे, है ना। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ओके, नेक्स्ट ट्रिक जो है मेरा यहाँ पे वो अलग मेथड पे है ना, वो अलग है थोड़ा सा। यहां पे एक्स लिखते हैं ना हम लोग, m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके ना, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां पे अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते तो क्या लिखेंगे हम लोग, dxum, है ना, m1 मास तो कांस्टेंट है, dx1 m2 dx2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको भी अच्छे से सीख लेना, ये ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसको मैंने क्या किया डिफरेंशिएट कर दिया, तो dxum यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट, इसको dx1 प्लस m2 कांस्टेंट है, इसको बात कर लिया ना dx2। अब यहां पे इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास फिक्स, है ना, इन केस ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, इन केस ऑफ क्या रहे, फिक्स रहे, इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहे, फिक्स रहे। ऐसे केसेस में क्या करना है ना, ऐसे केसेस में क्या करना है, तो ऐसे केसेस में ये जो दिख रहा है dxum जब फिक्स रहे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज को समझना है ना। ऐसे केसेस में क्या होगा, इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास फिक्स, है ना, तो dxum क्या हो जाएगा, वो 0 होगा, तो उसको क्या कर लेना, 0 ले लेना। अब यहां पे देखते हैं आगे, है ना, अब देखते हैं यहां पे आगे ये टर्म क्या हो गया, इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास फिक्स, जब फिक्स रहे तो ये टर्म क्या हो गया मेरा 0, m1 dx1 m2 dx2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो मेरा फाइनल क्या बनने वाला है, m1 dx1 m2 dx2 इक्वल टू 0। तो मेरा फाइनल क्या होने वाला है, तो फाइनल ये मेरा इक्वेशन आया ना, फाइनल यही आया m1 dx1 प्लस m2 dx2 इक्वल टू 0। m1 क्या है, एक मास है, m2 क्या है, दूसरा मास है, dx1 क्या है, आप मास m1 को किधर मूव करा रहे हो, लेफ्ट या राइट। अगर आप राइट करा रहे हो तो इसके लिए आप पॉजिटिव साइन यूज कर सकते हो, अगर आप लेफ्ट करा रहे हो तो इसके लिए आप निगेटिव साइन के साथ लिख सकते हो, है ना, अपना साइन कन्वेंशन है इसमें, है ना।
इसमें कोई ये नहीं है। तो राइट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस साइन, और लेफ्ट जब मूव कराएंगे तो ऐसे केसेस में हम क्या यूज करेंगे, निगेटिव साइन, है ना। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। साइन आपके कोई एक चुन लो, है ना, राइट के लिए प्लस, लेफ्ट के लिए माइनस, ये अपना होता है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे साइन के साथ ले लेना है। आप m1 को किधर मूव करा रहे हो और कितना करा रहे हो, कितना करा रहे हो, यहाँ पे dx1 की जगह पे लिख लेंगे, और किधर करा रहे हो, लेफ्ट करा रहे हो तो माइनस के साथ लिखेंगे, और यहाँ पे dx1 को अगर राइट मूव करा रहे हैं, मतलब m1 को अगर राइट मूव करा रहे हैं तो प्लस साइन के साथ ले लेंगे। ओके ना, इस चीज को समझना है यहाँ पे काफी अच्छा। इस ट्रिक पे अब सेम सवाल को, है ना, इस ट्रिक पे सेम सवाल को जो मैंने पहले करा है उसको करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, और यहाँ पे क्या साइन बता सकता है कि नहीं कि मेरा जो m2 जो मूव होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, या m1 जो होगा वो किस डायरेक्शन में मूव होगा, डिपेंड करता है। ओके ना, तो सेम सवाल लेके फिर आते हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार इस ट्रिक को अप्लाई करना है। ओके ना, बस याद रखना है सेंटर ऑफ मास जब फिक्स रहे तो dx क्या ले लेना, 0 ले लेना। ऐसे केसेस में अगर सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, अगर सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, अब जितना मूव कर रहा है उस dx के जगह पे लिख लेना है। इट मींस यहां पे अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स नहीं है, m1 dx1 m2 dx2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स नहीं है तो अब जितना सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है लेफ्ट राइट, अगर राइट कर रहा है तो प्लस साइन के साथ लिख लेना है जितना भी करे, अगर लेफ्ट मूव कर रहा है तो निगेटिव साइन के साथ लिख लेना है ना। तो ये चीज ध्यान देना, ये फिक्स के केस में 0 होता है, अगर फिक्स नहीं है तो ये 0 नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो इस चीज को भी अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेम क्वेश्चंस लेकर के मेरे पास क्या था, एक 6 kg था और एक 2 kg था। क्या था, एक 6 kg था और एक 2 kg था। दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था। 2 kg को क्या कर रहे थे हम लोग, 2 मीटर राइट मूव करा रहे थे। 2 kg को क्या कर रहे थे, 2 मीटर राइट मूव करा रहे थे। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे फिक्स रहे, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे फिक्स रहे। ये जो कंडीशंस आया, ये जो इक्वेशंस आया, सेंटर ऑफ मास अपने जगह पे फिक्स के लिए ही आया, क्योंकि मैंने 0 यहां पे पुट किया था ना, और 0 के लिए ही तो सेंटर ऑफ मास फिक्स, मतलब जे सेंटर ऑफ फिक्स जब रहे तो 0 ही लेते हैं। यहां पे उसी कंडीशंस को यूज करके ये इक्वेशन को लिखा है मैंने, है ना। तो यहां पे तो डायरेक्ट इस इक्वेशन को अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं कि 6 kg को किधर और कितना मूव कराना होगा, लेफ्ट या राइट। अगर मेरा आंसर माइनस में आता है तो लेफ्ट मूव कराना होगा, अगर मेरा आंसर प्लस में आता है तो राइट मूव कराना होगा। ओके ना, तो चलते हैं यहां पे कि मेरा आंसर एक्चुअली में क्या आने वाला है। प्लस में आएगा तो राइट मूव, माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा तो लेफ्ट मूव। ओके, तो चलते हैं यहां पे। m1 क्या है मेरा 6 kg, m2 क्या है मेरा 2 kg। ओके, तो यहां पे लिख लेते हैं, इसको कितना मूव कराना, यही फाइंड आउट करना है एक्चुअली। 6 kg को कितना मूव कराना होगा, किस डायरेक्शन में, ताकि ये सेंटर ऑफ मास अपने जगह पे फिक्स रहे। तो यहां पे हम देख रहे हैं m1 मेरा कितना है 6, और वो dx1 तो फाइंड आउट ही करना है, प्लस m2 कितना है मेरा 2, और dx2 मींस 2 मीटर, इसको किधर मूव कराना है, राइट ना। तो यहां पे क्या लेना है, प्लस साइन के साथ लेना, इक्वल टू 0, याद रखना है इसको। अगर राइट आप चल रहे हो तो पॉजिटिव साइन ले लेना है, अगर आप लेफ्ट चल रहे हो तो माइनस। यहां पे मैंने प्लस साइन के साथ लिया, 6 इंटू dx1 2 to 4 इक्वल टू 0। तो dx1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन 6। तो ये क्या आया मेरा 2/3 माइनस, है ना, इतना मीटर। ओके ना, तो dx1 क्या आया मेरा -2/3 मीटर। एक्चुअल में ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये जो 6 kg होगा ये लेफ्ट की तरफ 2/3 मीटर मूव करना होगा, लेफ्ट की तरफ 2/3 मीटर मूव करना होगा। यहां पे निगेटिव साइन खुद बता दिया कि आपको 6 kg को किधर मूव करना है। तो ये निगेटिव साइन जो आया ये क्या बताया, लेफ्ट मूव करना होगा। तो काफी अच्छा ये ट्रिक था। हाँ, सेंटर ऑफ मास के, अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स रहे और फिक्स वाली कंडीशन रहे और दोनों के बीच में डिस्टेंस ना दिया हुआ रहे, ऐसे केसेस में ये वाला अप्लाई करके आप यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप मजा आया होगा, आप करते रहे तैयारी झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए। हाँ, अच्छे स्कोर करें। हाँ, ओके, बाय।